बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे बायो के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंटीबॉडीज़। इसमें बताएंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और ये कैसे एंटीजन पे अटैक करके उनको किल कर देती हैं, उनको डिज़ीज़ कॉज करने से रोकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। एंटीबॉडीज़ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई एंटीजन या कोई जरासीम इंटर होता है तो ये उन पे अटैक कर देती हैं और फ़ौरी उन पे अटैक कर देती हैं, उनके साथ कम्पीट करती हैं और उनको किल कर देती हैं ताकि वो हमारी बॉडी में आके किसी तरह की कोई डिज़ीज़ काज ना कर सकें और ना ही हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट कर सकें। तो एंटीबॉडीज़ आर द स्ट्रक्चर्स विच कम्पीट बैक्टीरिया, वायरसेस, एंटीजन्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस या इस तरह के जरासीम के पर अटैक करके उनको किल कर देती हैं। तो हम बात करते हैं ये किस तरह की होती है, इनकी शेप कैसी होती है। तो ये होते हैं वाई शेप्ड एंटीजन, वाई शेप, ये अल्फ़ाबेट में वाई की शेप की तरह होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़ के किस चीज़ से मिलकर बनी है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर बनी है, इनके अंदर क्या होता है। तो इनके अंदर होता है प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट में होता है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें पता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जब मिल जाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो सिंपली अब हमें ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हैं। एंटीबॉडीज़ वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस पे अटैक करके उनको किल कर देती हैं जब भी कोई जरासीम बॉडी के अंदर इंटर होता है। और ये अल्फ़ाबेट में वाई शेप की तरह होती हैं। ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये प्रोटीन और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़, हमें ये तो पता चल गया है कि किन चीज़ों से मिलकर बनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ खुद एक सेल नहीं है, ये कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो फ़ौरी वो उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीजन्स बनाते हैं ताकि वो उन पे वो जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं सेल्स ने वो उन एंटीजन्स पे अटैक करे और उनको किल कर दें। तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट भी होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ वो सिक्रीट करते हैं, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज़ सिक्रीट आउट हो जाती है, यानी बी लिम्फोसाइट जो सेल हैं इसे हम बी सेल्स भी कहते हैं। ये जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट कर देती हैं ताकि वो जो बी सेल से एंटीबॉडीज़ सिक्रीट हुई हैं वो उस एंटीजन पे अटैक करें जो बॉडी के अंदर आ गया है और उन पे अटैक करें, उनको किल कर दें ताकि वो किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ कॉज ना कर सकें। अच्छा, सिंपली ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ बी सेल से सिक्रीट हो सकती है, लेकिन ये जो बी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्ट एंटीजन्स पे अटैक करके उनको किल नहीं कर सकते। जब भी एंटीजन अटैक होता है तो जब ये बी सेल सिक्रीट आउट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बी सेल से क्रिएट हो जाती हैं तो इनके अंदर आ जाती है। जब एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो इनमें आ जाती है डिवीजन, यानी ये पॉलीफरेट हो जाते हैं, इनमें चेंजिंग आ जाती है, पॉलीफरेट हो जाते हैं, डिवीजन आ जाती है। तो ये एक न्यू सेल में चेंज हो जाते हैं, यानी अपनी शक्ल चेंज कर देते हैं और न्यू सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। उस सेल को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। यानी कि एंटीजन बॉडी के अंदर आया, बी लिम्फोसाइट सेल ने एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट आउट किया और जब वो एंटीजन बी सेल के साथ अटैच हुई, उन पर अटैक किया तो बी सेल्स ने अपने अंदर चेंजिंग लाई, अपने आप को पॉलीफरेट किया, डिवीजन की और न्यू सेल में चेंज कर लिया अपने आप को। उस न्यू सेल को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ पे जाके उन एंटीजन पे अटैक कर देती है, उनको किल कर देती। तो इस तरह जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट एंटीजन्स पे अटैक करके किल नहीं करते, वो अपने अंदर थोड़ा डिवीजन लेके आते हैं और चेंजिंग होके जो प्लाज्मा सेल बनाते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ जाके फिर एंटीजन पे अटैक करके उनको किल कर देती है। इस तरह से जो सेल्स हैं, ये सेल के थ्रू एंटीबॉडीज़ यानी कि बॉडी को इम्यूनिटी मिल रही है। इस तरह की इम्यूनिटी को हम सेल की इम्यूनिटी, यानी कि सेल जो हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ जाके एंटीजन पे अटैक करके उनको किल करती है। तो फिर इस तरह से सेल भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये यहाँ पर इसके दोनों साइडों पे एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है। हमें पता है कि जहाँ पे अमाइनो एसिड होता है, ये जो मैंने राउंड सर्कल बनाया ये सारे ये है अमाइनो एसिड दोनों साइडों पे। तो अमाइनो एसिड का फार्मूला देख लेती हैं कि CnH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, और ये ऊपर H और R, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। और इसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, इसलिए ये अमाइनो एसिड, तो इसके यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा है। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर होती हैं 4 चेन्स, 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 उसके अंदर होती हैं लाइट चेन्स। ये जो 2 चेन्स मैंने बनाई है ये होती हैं हैवी चेन, जो बड़ी वाली चेन है उनको हम हैवी चेन कहते हैं, और ये जहाँ पे छोटी जो चेन है इनको हम लाइट चेन कहते हैं। ये वाली छोटी जो चेन है इनको हम लाइट चेन कहते हैं। तो चेन हमारे एंटीबॉडीज़ के अंदर होती हैं 4 चेन्स, 2 हैवी चेन्स हो गई और 2 लाइट चेन। एंटीबॉडीज़ के अंदर होते हैं रीजन्स, तो उसके अंदर रीजन 2 होते हैं। एक रीजन होता है कॉन्स्टेंट रीजन और दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये जो ब्लैक सर्कल मैंने बनाया है इसके नीचे वाले जो खाली बिल्कुल अमाइनो एसिड वाले सर्कल हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले रीजन को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट रीजन। यहाँ भी इस वाले रीजन को हम कॉन्स्टेंट रीजन, इसको हम हैवी चेन कहते हैं और इसको लाइट चेन। अच्छा, तो कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट का नाम से ही ऐसे में पता चल जाता है कि ऐसे ही रीजन जो कि सेम हो, यानी कि एक एंटीबॉडी से दूसरी एंटीबॉडीज़ में ये रीजन बिल्कुल सेम है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 20 सेल हैं तो वो 1000 किस्म की डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। तो जो एक सेल हमारी बॉडी के अंदर वो एक एंटीबॉडी बना रहा है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो वही सेल किसी और एंटीजन के ख़िलाफ़ दूसरी किसी और एंटीजन के ख़िलाफ़ दूसरी किस्म की एंटीबॉडीज़ बना रहा होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक एंटीबॉडी है हमारी बॉडी के अंदर, उसने किसी एक एंटीजन पे अटैक किया, उसको किल किया है और उसको बॉडी में डिजीज़ कॉज करने से रोका है, तो वही एंटीबॉडी जो जिसने एक एंटीजन पे अटैक किया है वही एंटीबॉडी बॉडी में किसी और जगह पे कोई एंटीजन इंटर हो गया, यानी कि डिजीज़ कॉज करने के लिए वो बॉडी के अंदर आ गया है, तो वही एंटीबॉडी जिसने पीछे वाले एंटीजन को अटैक किया है वो दूसरी एंटीजन पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। वो उस पर अटैक करके उसको किल नहीं कर सकता। उस एंटीजन वो बॉडी में न्यू आया है, उसके ख़िलाफ़ जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो दूसरी किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाएंगे ताकि वो इस पर अटैक करें, उनको किल कर सकें। इस तरह से जो स्पेसिफिक का लफ्ज़ इसलिए यूज़ होता है कि एक एंटीबॉडी सिर्फ एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। तो इस वाले रीजन को हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है नीचे वाला, इस सिंपल रीजन को हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन, और दूसरे वाले रीजन को हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चेंजिंग ग्रुप है। तो हमने ये कहा है कि एंटीजन जो एक एंटीबॉडी है वो एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। तो क्या यानी कि एंटीबॉडीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इन सब का फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो क्या ये स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंट होंगी? सब एंटीजन की एंटीबॉडीज़ हैं उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसी तरह होती हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से ये दूसरे से डिफरेंट होती हैं, यानी कि इनके अंदर रीजन्स होते हैं 2 रीजन। एक हम पढ़ा है कांस्टेंट रीजन सब एंटीबॉडीज़ में सेम ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। इस वजह से हम किसी भी एंटीबॉडीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन के लिए है। तो किस रीजन के थ्रू हम एंटीजन के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि किस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। तो वो वाला रीजन होता है वेरिएबल रीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन है एंटीबॉडी के अंदर, इसे हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। इस वाले रीजन को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। तो जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होता है तो वो एंटीबॉडी के इस वाले हिस्से पे आके अटैक करता है, यानी कि वेरिएबल रीजन पे अटैक करता है। यही जो रीजन है वो रिकॉग्नाइज़ करता है उस एंटीजन को कि ये एंटीजन बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर ये आ गया। इस वाले रीजन के थ्रू ही एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन पे अटैक करती है और इसको किल कर देती है। तो इस वाले रीजन को हम एंटीजन अटैच साइट भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आके एंटीजन है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पे आके अटैच होता है, इस वजह से इस रीजन को हम एंटीजन अटैच रीजन भी कहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है कि एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि
जिन पे या बैक्टीरिया या वायरस वगैरह पे अटैक करके उनको किल कर देती हैं। वो अल्फ़ाबेट में वाई शेप की तरह होती हैं। और कौन सी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो मिलकर बने हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से, जिससे हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को हमें पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे सेल हैं भी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, वो सिक्रीट आउट होती हैं। और जब एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो वो 20 सेल्स होते हैं, वो म्यूटेशन आ जाती है, वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं और वो अपने अंदर चेंजिंग ला के वो न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। फिर प्लाज्मा सेल वो एंटीबॉडीज़ बना देती हैं और एंटीबॉडीज़ जाके फिर उस एंटीजन पे अटैक करती हैं, यानी कि उनके साथ compete करती हैं, उनको किल कर देती हैं। और लास्ट में फिर आ जाता है कि एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर किस तरह की हैं, उसमें इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से रीजन पाए जाते हैं। इसके अंदर 4 चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी ये वाली चेन्स हैवी होती हैं और ये 2 छोटी वाली चेन्स को हम लाइट चेन कहते हैं। इसके दोनों साइड पे एक माइनो ग्रुप लगा होता है, नीचे वाले यहाँ पे इस पे कार्बोक्सी ग्रुप भी लगा होता है। इसको हम लगाए ना लगाए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो इसके अंदर 2 रीजन्स होते हैं, एक कॉन्स्टेंट रीजन होता है, एक वेरिएबल रीजन होता है। कॉन्स्टेंट रीजन सब एंटीबॉडीज़ में सेम होता है, यानी कि ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ है वो सब एंटीबॉडीज़ में ये वाला रीजन बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और इस वाले रीजन को हम इस पर कॉन्स्टेंट रीजन कहते हैं। और दूसरा रीजन होता है वेरिएबल रीजन। ये वाला जो रीजन है दोनों तरफ, ये जो ब्लैक मैंने अमाइनो एसिड को फिल किया हुआ है, ये इस वाले रीजन को हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, यानी कि ये सब एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट और जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, यानी उसको पहचान लेती है कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया है और इसने इस पर अटैक करके उसके साथ कम्पीट करके उसको किल कर देना है। तो ये वाला रीजन को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। इस वाले रीजन की जो साइड है इसे हम एंटीजन अटैच साइड भी कहते हैं, क्योंकि जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होता है तो वो इस रीजन पे आकर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये रीजन रिकॉग्नाइज कर लेता है और इस तरह से बॉडी को डिजीज उस एंटीजन को बॉडी में डिजीज़ कॉज करने से रोक देता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से जो एंटीबॉडी है उन एंटीजन पे अटैक कर देती है, उनको किल करती है, उनके साथ कम्पीट करती हैं। तो देर आर 2 वेज़ बाई विच एंटीबॉडीज़ अटैक द एंटीजन, यानी कि 2 तरीक़ों की, और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन मैं यहाँ पे 2 तरीके आपको बताऊँगी किस तरह से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन पे अटैक कर देती है, उस बैक्टीरिया या वायरस पे अटैक करती हैं और उनको किल कर देती हैं। तो यहाँ पे पहला एक है न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू ये उस एंटीजन पे अटैक कर देती हैं और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, इसके थ्रू ये उस एंटीजन पे अटैक कर देती है, उनको किल कर देती है। अच्छा, हम देखते हैं किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू उस एंटीजन पे अटैक कर देती हैं और उनको बॉडी में डिजीज़ कॉज करने से रोकती हैं। तो ये बॉडी के अंदर, यानी कि ये कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर अटैक हुआ है तो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ को पता चल गया, यानी कि एंटीजन अटैक हुआ है, एंटीबॉडीज़ को पता चल गया है कि बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म की कोई वायरस या बैक्टीरिया इंटर हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया है इसके इर्द गिर्द, यानी कि अपने आप को कवर कर लिया, यानी मास्क कर लिया है, ये इसके इर्द गिर्द कवरिंग बना लिया एंटीजन के इर्द गिर्द, ताकि वो जो एंटीजन बॉडी के अंदर आया है वो इन जो इस कवरिंग बनाई है इस कवरिंग से बाहर ना जा सके, और जब वो बाहर ही नहीं जाएगा, बॉडी के किसी पार्ट पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो किस तरह से बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकेगा। इस तरह से यानी कि ये एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कवरिंग बना लेते हैं, उस एंटीजन बॉडी के अंदर जो अटैच हुआ है उस पर अटैक कर देती हैं और उनको अपने इर्द गिर्द किसी भी वो जगह से खाली नहीं रख पाती कि वो किसी भी जगह से बाहर निकल पाए और बॉडी के किसी भी पार्ट पे इफेक्ट कर सके। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू वो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी में एंटीजन को आने से रोक देती हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रेसिपिटेशन, इसमें जो है एंटीजन बॉडी के अंदर आते हैं और वो इनसॉल्युबल हालत में, यानी कि इनसॉल्युबल कंडीशन में बॉडी के अंदर आते हैं और वो डिफरेंट इस तरह से एंटीजन आए बॉडी के अंदर। यहाँ पे भी एंटी बॉडीज़ ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ ने इनके इर्द गिर्द कवरिंग बना ली, यानी कि अपने इन एंटीजन जो आए हैं इसके इर्द गिर्द आना स्टार्ट हो गए और इस सब जो यहाँ पे बिखरे जो एंटीजन है सबको अपने इर्द गिर्द कवर कर लिया, यानी कि सबको अपने अंदर ले लिया और किसी भी जगह से वो एंटीजन है जो जिसको एंटीबॉडीज़ ने कवर कर लिया है, यानी कि मास्क कर लिया है, वो बाहर नहीं जा सकेंगे ना। जब वो बाहर ही नहीं जा सकेंगे तो वो बॉडी में डिजीज़ नहीं काज कर सकेंगे। और वो इनसॉल्युबल कंडीशन में थे, उनको एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, उनको सॉल्युबल कंडीशन में कर दिया
और उनका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, वो किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं कर सकेंगे बॉडी को। अब ये क्या करते हैं, जब उन्होंने इसको इफेक्ट को ख़त्म कर दिया तो ये जो एंटीजन है वो जाते हैं बॉडी के अंदर, होता है मैक्रोफिल सेल। इन ये जो एंटीजन है वो जाते हैं माइक्रोफिल सेल के पास। माइक्रोफिल सेल क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनको खा लेते हैं, यानी कि फैगोसाइटोस हो जाते हैं ये जो एंटीजन, और ये इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो किसी किस्म की भी कोई भी डिजीज़ बॉडी में काज नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी जो एंटीजन है जिसने एंटीबॉडीज़ ने इसकी इर्द गिर्द कवरिंग कर ली थी, ये एंटीजन है, ये भी जाएगा इन मैक्रोफिल सेल के पास, यहाँ से भी जाएगा। और ये मैक्रोफिल सेल क्या करेंगे, उस एंटीजन को खा लेंगे, फैगोसाइटोस कर लेंगे। तो इस तरह से जो एंटीबॉडीज़ हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती हैं किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने से। और अगर बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो भी जाएँ तो ये उन पर अटैक कर देती हैं, उनके साथ कम्पीट करती हैं ताकि वो बॉडी में किसी किस्म की कोई डिजीज़ ना कर सकें। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, यानी कि उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एंटीबॉडीज़ का हमारे बॉडी में क्या काम है, वो किस तरह से बनती हैं, किन सेल्स के थ्रू बनती हैं, कौन से उनके अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन सी चेन्स होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, और ये कैसे किसी भी एंटीजेंस के पे अटैक करके उनको किल कर देती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।